अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात के बिल पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए अदालत ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्मनामे में बिल पर अमल दरामद से रोकते हुए लिखा कि सदर पाकिस्तान के बिल पर दस्तखत करने या ना करने की सूरत में बिल पर अमल नहीं होगा। बिल पर उबूरी हुक्मनामे के जरिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अदलिया और बिलखसूस अदालत उज़्मा की आज़ादी से मुतालिक फिक्रमंद है। इस बिल में बुनियादी हुकूक और मफादे आमा से मुतालिक मामला जुड़े हैं जिन पर फैसला करना जरूरी है। अमरीकी अदालत के फैसले के मुताबिक अदालत को रेगुलेट करने की ताकत में तबाह करने की ताकत शामिल है। मज़कूरा केस में जो चीज़ तबाही का शिकार हो सकती है वो अदलिया की खुद मुख्तारी है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि पार्लियामेंट को इस हवाले से कानून बनाने का इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट की जानिब से की जाने वाली कानून साजी आइन की शिकों से मुतसादिम है। अदालत ने केस की समाअत ईद के बाद 2 मई तक जो है वो मुलतवी कर दी है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंच की तश्कील को लेकर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच से अलहदा होने का मुतालबा भी किया गया। साथ साथ बेंच तहलील करने का मुतालबा भी किया गया। इस मौके पर वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से इदारों में तसादुम का एतराफ़ भी सामने आया, जिसका जिम्मेदार उन्होंने दबे लफ्जों में अदलिया को ही ठहराया। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तमाम तर रवायात जो हैं साबका और प्रोप्राइटी के तमाम असूल जो हैं स्टैब्लिश्ड, वो इस बात के मुतकाजी हैं कि चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें। मामलात जिस तरह से चल रहे हैं और जिस सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी माजरत से मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक टकराव किसी कैफियत जो है ये पार्लियामान की तरफ से नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ बेंच की तश्कील बल्कि उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस से बेंच की तश्कील का मुत्तफ़िका मुतालबा भी कर लिया। मौजूदा शक्ल में जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ना ये टाइमिंग दुरुस्त है, यानी अभी ये कानून बना ही नहीं तो बेंच बना के उसको फिक्स कर दिया गया। हम इस बात को भी मुस्तरद करते हैं और दूसरा जो कानून साजी का हमारा इख्तियार है उसमें जो इदारों की बेजा मुदाखलत है, जो ट्राइकोथमी ऑफ पावर्स के यानी कि 3 जो सतून हैं वो अपने अपने हदूद में काम करें, उसके हवाले से जो हमारा शुरू दिन से मौक़िफ़ है, हम उस असूली मौक़िफ़ पे भी कायम खड़े हैं। अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए ये दस्त बदस्त गुजारिश करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि ये जो मौजूदा प्रोसीडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 के बाबत, ये ना इनकी टाइमिंग दुरुस्त है, ना आइन और कानून और प्रोप्राइटी और अदालती रवायात के तहत ये इस वक्त चलाई जा सकती हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा। पार्लियामान के इजलास में आज एक मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें करार दिया गया कि पार्लियामान आइन साज इदारा है और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसला कर रही है और ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की जो दरख्वास्त लेने की मजम्मत करता है। इसके अलावा आज ही के रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की जानिब से सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक पेश करदा बिल मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया गया और आज वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना जनाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने बिल को मुस्तरद किए जाने के पीछे क्या वजूहात बयान की, आइए सुनते हैं। मुल्क के हालात की बेसिस पे भी कौमी असम्बली ने तो पूछा भी था हमसे कि ब्रीफिंग हमने दी है, सेनेट में भी ब्रीफिंग दी कि क्या हालात थे और उन्होंने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं दोनों कमेटीज़ ने उन्होंने इसको यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा जिन मुल्की हालात की तरफ इशारा कर रही हैं, उसी पर कल हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया है। ये इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कल दोपहर 2:30 बजे कौमी असम्बली के हॉल में मुनक्किद होगा। इसका ऐलान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में किया। जिस तरह कि आप ने भी फरमाया
इसके लिए दिन मुख्तस किया गया है। पूरे हाउस को, नेशनल असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं और एक बड़ा हेल्दी इंटरेक्शन होगा। नाज़रीन, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए वीर ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नैयर साहब, आज जो सूरत हाल देखने में आई वो ये थी कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे जो 8 रुकनी बेंच था उससे मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, बेंच की कॉम्पोजिशन को लेके, टाइमिंग को लेके, और कहा गया, सजेस्ट किया गया कि और गुजारिश की गई कि ये बेंच जो है वो तहलील हो, फुल कोर्ट का मुतालबा भी किया गया। लेकिन साथ ही अब से कुछ देर पहले 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हुक्मनामा जारी किया जाता है अदालत की जानिब से इसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को लेके, और ये इस पर अमल दरामद से जो है वो रोक दिया जाता है। सदर के दस्तखत हो या ना हो, अमल दरामद से रोक दिया गया है। सर, ये जो देखा जाता है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स की जहाँ पर बात आती है, और जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कि आइन, पार्लियामेंट, अदलिया, एग्जीक्यूटिव के ढांचे पर खड़ा है, उम्मीद तो यही की जाती है कि तमाम बड़े से बड़े मसले का हल जो है इधर से ही निकलेगा। लेकिन जब महाजराई की सूरत हाल हो जहाँ पर इदारे एक दूसरे से बढ़तरी और बालादस्ती की एक कश्मकश में मसरूफ हो, तो ये टकराव मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, ये ऐसी सूरत हाल जो है, टकराव की सूरत हाल जो है ना, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उसके लिए तो ये अच्छी नहीं है। इस पे रेस्ट्रेंट भी होनी चाहिए, टॉलरेंस भी होनी चाहिए, और विजन दी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स रह के काम करना चाहिए। ये टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। बुनियादी बात यह है कि कानून साजी इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का है। अभी असल ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई उस जजमेंट से, ये 4-3 जजमेंट है या 2-3 जजमेंट है, उसकी वजह से कंफ्यूजन है क्रिएट। पब्लिक में कंफ्यूजन है, लॉयर्स कम्युनिटी में भी है, इवन पार्लियामेंटेरियंस में भी है, पॉलिटिशियंस में भी है। उसका सोल्यूशन यही था कि एक लार्जर बेंच बनता, एक बेंच वो बनाया जाता जो इस इशू को रिजॉल्व करता, और फिर कौन समझती कि असल वर्डिक्ट कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की। अभी वो जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स ऑलरेडी इलेक्शंस के हवाले से हैं, वो तो कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। उसको हल जो है ना तो टॉक शोज में हल निकल सकता है, ना कहीं और निकल सकता है। उसका हल जुडिशरी के पास है, उसका हल पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट की कमिटी ऑफ पावर जो पावर्स है या स्टेट ऑर्गन्स हैं, उन स्टेट ऑर्गन्स को विद इन दोज पैरामीटर्स काम करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बात तयशुदा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कुल्ली तौर पे पार्लियामेंट का इख्तियार है, कानून साजी करना कुल्ली तौर पे पार्लियामेंट का इख्तियार है। लेकिन उस पे ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं खिलाफ, या फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, उस पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। लेकिन किसी कानून को, जो कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामान को है, वो उसके अलावा किसी और के पास नहीं है। पाकिस्तान में जज मेड लॉज नहीं आता, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जरूर होती हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है जो पार्लियामान का जो इख्तियार है वो उसके पास खुली तौर पे रहना चाहिए। अदरवाइज जो जुडिशरी के मतलब इश्यूज थे, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो साबका तारीख है जुडिशरी की, वो भी को बहुत ज्यादा शानदार नजर नहीं आती। कि जफर अली शाह रिलीफ लेने गया अपने लिए कि जो मुशर्रफ ने टेक ओवर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है। उस वक्त की जुडिशरी ने उसको जायज भी करार दिया, उनको इख्तियार भी दे दिया 3 साल के लिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का भी इख्तियार दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें माजी से सबक सीख के कोई बेहतर रास्ता मुतय्यन करना चाहिए। राइट, बट नैयर साहब, साथ साथ जो आज का ये जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर आया है, उसमें तो क्लियरली ये बात वाज़ेह है कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट करने के लिए और स्पेसिफिकली इस फील्ड में कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 191 इट क्लियरली स्टेट्स कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही मिजाज है, वो रूल्स जो है वो बनाएगी। साथ साथ इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी हवाले से मेंशन किया गया कि ये एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी लेके और साथ साथ जो कुछ प्रोविजंस का भी जिक्र किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे भी ये कॉन्फ्लिक्ट में नजर आता है। सो ये मामला सर ऑब्जेक्शन बुनियादी, क्योंकि टाइमिंग पे भी सवाल उठाया जा रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच पे भी सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर और तकसीम की भी फिर बात की जाती है कि जी जुडिशरी के अंदर भी तकसीम है, तो आपको नहीं लगता कि दूसरे इदारे भी फिर मुदाखलत या वो पैरामीटर्स में उनको भी रह के काम करना जरूरी है? हर अदारे को कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में रह के काम करना है। मैं तो ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन पार्लियामेंट। मैं बिलीव करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ही रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी होनी चाहिए इस मुल्क में। और जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर न तो जमहूरियत आगे चल सकती है, न निज़ाम हुकूमत चल सकता है। बाकी ये जो कंट्रोवर्सी आपने आज की जो जजमेंट 8 जजेस की, उसकी कंपोजिशन और बेंच पे इतराज़ात आ गए थे कि जूनियर जजेस को बिठाया गया, सीनियर जजेस को एक्सक्लूड किया गया, जो प्यूनी जज है उनको नहीं बिठाया गया, नेक्स्ट उनसे उनको भी बिठाया गया। तो ये इस पे इतराज़ आ गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये माजी में जब किसी जज पे इतराज आ जाता था सर, तो ये वो तो फिर ये तो कतई कलामी की माफी, लेकिन ये तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो बेंच की कॉम्पोजिशन किस तरह से होगी, बेंच में कौन कौन इंक्लूडेड होगा। ये तो अभी बिल अमल दरामद तो इस पे अभी हुआ ही नहीं, ये बिल तो अभी कानून बना ही नहीं है। लेकिन है कि जो है ना, जो सेनेटरी शुड प्रिवेल ना, मैं समझता हूँ। और इन मामलात को, कौम को इन मामलात से निकालने की जरूरत है और एक रिस्पॉन्सिबल रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। राइट। नैयर साहब, एक और अहम मामला जो ये इलेक्शन से मुताल्लिक है, जो करारदाद आज भी कसरत राय से पास की मंजूर की गई है, जिसमें अगेन अदालती फैसलों को मुतनाज़ा करार दिया गया है और कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट के इख्तियार के हवाले से बात की गई है। लेकिन आपने देखा होगा जो 21 अरब रुपए दरकार है और जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी इस वक्त नज़र आती है बात कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने ज़रूरी है, अदालती हुक्म भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी तो कभी आइन के खिलाफ होती हुई या अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं गई। आप इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो 21 अरब रुपए की अदम फरामी की वजूहात बताई जा रही हैं वो सही है और इलेक्शंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंडेटरी हैं वो उससे बिल्कुल एक इनहराफ नजर आ रहा है, अदालती हुक्म को जो है वो मानते हुए नहीं दिखाई दे रही इस वक्त हुकूमत? देखें, एक जजमेंट पास की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि लोकल बॉडीज के हवाले से लास्ट डे नेक्स्ट डे इलेक्शन था, तो वो जजमेंट पास की तो वो इम्प्लीमेंट जजमेंट नहीं हो सकती और वो इम्प्लीमेंट नहीं भी हुई। तो जो जजमेंट भी पास होती है उनको गिवन सर्कमस्टांसेस भी देखने पड़ते हैं। ये जो आप बात करती है पैसे फराम करने की, देखिए हर साल बजट पास होता है, इवन भी जजेस की पेंशन और पे जो है ना, इसकी भी अप्रूवल पार्लियामेंट देती है। ये जुडिशरी के पास इख्तियार नहीं है, वो बजट पास करना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। क्योंकि इलेक्शन जो थे वो अक्टूबर 23 में जो था टर्म पूरी होती थी, इलेक्शन तब होने थे जी। और इस साल के बजट में इलेक्शंस के लिए कोई पैसे एलोकेट नहीं थे, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए वो गए। क्योंकि कौम का पैसा जो खर्च होता है उसके पास एग्जीक्यूटिव के पास इख्तियार नहीं है, वो इख्तियार प्राइमरीली पार्लियामान के पास है। तो पार्लियामान सर इलेक्शन अखराजात से रोक सकती है? रोक नहीं सकती, लेकिन अगर वो बजट में एलोकेशन नहीं हुई है तो वो कहाँ से देगी वो? तो बजट, क्योंकि अभी ये 23-24 का बजट था, इलेक्शन में जो अखराजात थे उसमें आने थे जी। इस साल के बजट में तो थे ही नहीं। उसके लिए वो उन्होंने मूव किया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट अंदर आर्टिकल 75 किया था और वो उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारे पास, मैंने जो खबर सुनी है कि जी हमारे पास तो 5 अरब रुपए की हद तक तो हम मख्तस किए हुए हैं और बाकी नहीं कर सकते। लेकिन नैयर साहब, आपके ख्याल में ये क्या मैसेज एक हम भेज रहे हैं इवन इंटरनेशनली कि हमारा मुल्क 21 अरब रुपए जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इलेक्शंस करवाने के लिए? वो ऑब्वियसली फिर जो सबका जो इकोनॉमिक पॉलिसी से उनका फेलियर नजर आ रहा है ना, अल्टीमेटली रिजल्ट्स उसके सामने नजर आ गए हैं और IMF के भी इश्यूज जो है वो कौम के सामने हैं। आप एक एग्रीमेंट करते हैं, फिर ऑनर नहीं करते, फिर उसकी ब्रीच करते हैं और उसका खमियाजा, ब्रीच करने का खमियाजा आज भी कौम भुगत रही है।
सो सर, हम 21 बिलियन 2 प्रोविंसेस के हवाले से, 2 सूबों के हवाले से इलेक्शंस के लिए अगर नहीं अभी अवेलेबल कर सकते, तो हम एट द सेम टाइम जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात की जा रही है कि जी एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए पूरे मुल्क में, उसके लिए फिर हम रकम कहाँ से फिर अरेंज कर सकेंगे? उसके लिए जो आने वाला बजट है ना जून में, उस बजट में लोकेशन रखी जाएगी। बाकी मामलात को सामने रख के ना उस बजट एलोकेट किया जाएगा ठीक। और जनरल इलेक्शंस उसमें गवर्नमेंट पैसे फराहम करेगी। लो जो फिस्कल ईयर है जो एंड हो रहा है 30 जून पे, उस पर ये लोकेशन थी ही नहीं। राइट। तो ये जो बजट होता है वो मिजानिया होता है, आपकी इनकम क्या, आपके अखराजात क्या है, और जो प्रपोज अखराजात होते हैं उसमें इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के अखराजात रखे ही नहीं गए थे पिछले साल के बजट में जो 30 जून को खत्म हो रहा है। राइट सर, और आप कहते हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात भी इस बात के मुतहम्मिल नहीं कि इस वक्त 2 सूबों में इंतखाबात करवाए जाएं, बावजूद इसके कि हमारे पास अदालती हुक्म सामने है। जी, अदालती हुक्म है, उस पर भी कंट्रोवर्सी है। वो मैं कहता हूँ कि 4-3 का जजमेंट है या 2-3 की जजमेंट है, ये कन्फ्यूजन तो खत्म करवाया जाए पहले। राइट सर। नैयर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंस वी आर ऑल सीइंग दैट इट्स ऑल फॉर टॉक्स, डायलॉग की बात की जा रही है। जरदारी साहब ने भी कहा, वजीर आजम से दरख्वास्त की कि जी डायलॉग ज़रूर करें और उनके पास आया जाए। इवन अपोजिशन की जानिब से बिलावल भुट्टो साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और जो कि सियासी जमातों से डायलॉग पर इत्तेफाक राय के हवाले से बातचीत करेगी। सर, जो वजीर आजम है और एक तरफ इमरान खान साहब है, इनको कैसे इकट्ठा किया जाएगा? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया ना, पीपल्स पार्टी की कैडर ने इनिशिएटिव लिया, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली। पहले वो जो कोलिशन पार्टनर्स है उनसे बात करेंगे, फिर उनको परसुएड भी करेंगे कि हमें डायलॉग करना चाहिए, और फिर जो अपोजिशन में इमरान खान बैठा उसके साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने तो वो मुज़ाकरात भी देखे कि जब 1977 में एक डेडलॉक आ गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे, उन्होंने उस वक्त भी मुज़ाकरात किए, और फिर जो वो जमातें जो हमें कहती थी कि हम और काला पुल पर लटकाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने मुज़ाकरात किए और जो पीएनए की टीम थी वो बैठ के मुज़ाकरात करती रही है। तो हल जो है मुज़ाकरात नहीं है। सो हल आप कहते हैं मुज़ाकरात में ही है, और इस वक्त जो सियासी बहरान आईनी बहरान में तब्दील हो चुका है उसका भी आपको हल नजर आ रहा है, और मुज़ाकरात के जरिए ही, और आप देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें वो एक पेज पर आ जाएंगी, क्योंकि कुछ मामलात में तो नैयर बुखारी साहब इवन हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी इत्तेफाक राय नहीं नजर आता, फुकदान नजर आता है इत्तेफाक राय का। चलिए जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है विद इन पोलिटिकल पार्टी, 11 पोलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। वो अपने अलाइज से बात करेंगे और फिर ये अपोजिशन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और नैयर साहब, जो सिटिंग जजेस पर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, उसको भी पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। देखिए जी, हम तो समझते हैं कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तमाम स्टेट ऑर्गन्स को काम करना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर नैयर हुसैन बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है, जो कमेटी तश्कील दी गई है उनकी जानिब से, और जो कि तमाम सियासी जमातों को में एक इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए काम करेगी, डायलॉग की तरफ सबको लेकर आएगी। एक अच्छा इनिशिएटिव है और वी रियली होप सैनिटी एंड शुड प्रिवेल। जो एक इस वक्त क्राइसिस का सामना है इस मुल्क को, जो बहरानों का सामना है दीगर महाज पर, उससे बाहर निकालने के लिए, और उसका बाहर निकलने का एक ही रास्ता नजर आता है, वो है डायलॉग, वो है मुज़ाकरात। सो एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ जो दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो फैसला हुक्मनामा जारी किया है आज की समाअत से मुताल्लिक, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे अमजद शाह साहब, माहिर कानून, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। शोएब शाहीन साहब, ये जो फैसला, ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है और जिसके मुताबिक कहा गया है कि जी बिल सदर साहब दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में अमल दरामद नहीं होगा, और इस पर अमल दरामद से जो है वो रोक दिया गया है। आज ही हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, शोएब साहब आपने देखी होगी, सुबह सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और आजम नज़ीर तारड़ साहब और दीगर रहनुमाओं ने
जो खिताब किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो उन्होंने यही कहा कि इस मौजूदा प्रोसीडिंग्स उसके टाइमिंग्स पे भी सवाल उठाए हैं, बेंच की कॉम्पोजिशन पे भी एतराज़ उठाया गया है और कहा गया कि जी ना आइन और कानून और प्रॉपर्टी और जो अदालती रिवायात है इसके तहत ये प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। जो एतराज़ात थे जिस पे वो कह रहे थे कि जी पार्लियामेंट की जो इख्तियारात हैं और उसकी कानून साजी के प्रोसेस को रोकने के मुतरादिफ हैं ये प्रोसीडिंग्स, आप इस पे क्या कहेंगे? और अब ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है सर और जो रोक दिया गया है, इस पे तो मजीद एक रद्द अमल सामने आएगा और ये तो क्लैश की सूरत हाल सेटल नहीं होती हुई दिखाई दे रही। देखें अलीना, असल झगड़ा तो है आइन की अमल दरामद, आइन की अमलदारी, दैट इज द एक्चुअल डिस्प्यूट। जो आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए, उसके लिए इन्होंने लेतो लाल से काम लिया, जिसके नतीजे में आपको याद है 1 मार्च 2023 को जजमेंट आई जिस पे उन्होंने डायरेक्शंस दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नर को KPK को कि जी आप डेट्स दें, और पंजाब की डेट जो ऑलरेडी 9 अप्रैल मुकर्रर थी उसको चेंज कर दिया गया विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि 30 अप्रैल हो गई और उसमें सारा कुछ शेड्यूल जारी हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन वन फाइन नाइट, मतलब मॉर्निंग होती है लेकिन वन फाइन नाइट at the discretion and will and wish of the parliament and the government, present government, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी को नोटिस किए, बगैर कोई वजह बताए, एकदम इलेक्शन की डेट कोई 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने आगे करके 8 अक्टूबर की डेट मुकर्रर कर दी। उस पर फिर दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 सवाल थे। नंबर 1 कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये डेट अज खुद चेंज करने का अख्तियार है, क्योंकि आज तक तो इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा कि हमें डेट देने का अख्तियार ही नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल ये किया कि क्या 90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, उस बात पे भी एक क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। तीसरा सवाल ये था कि जो रीजंस दी हैं इलेक्शन कमीशन ने कि हम फंड्स वजारत खजाना देने को तैयार नहीं और दिफा जो है वो डिफेंस देने को तैयार नहीं, नफरी देने को तैयार नहीं, तो ये वो रीजंस है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने आर्डर अपना पास कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बट सूरत हाल शोएब साहब अब ये है कि फंड जो है वो तो जारी नहीं हो रहे। आज कौमी असम्बली में भी जो है ये जो बिल था वो मुस्तरद कर दिया गया है, कौमी असम्बली से भी, उससे पहले सेनेट और जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ से भी मुस्तरद हो गया। लेकिन अगेन सवाल मेरा इसी मुतालिक है, ये जो पार्लियामान जो कानून साजी कर रहे हैं और जो एतराज़ कल से उठाया जा रहा था कि ये जो अभी बिल जो है ये राइज ही नहीं हुआ, तो उस पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, बेंच फॉर्म कर दिया गया है, बेंच के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, तो ये आप समझते हैं कि एक दुरुस्त सिमत की तरफ मामलात लेके जा रहे हैं ऐसे चार्ज्ड माहौल में? लीना, मैं अभी बैकग्राउंड ही बताया था, जो आपका सवाल है एग्जैक्टली मैं उस पर आ रहा था। ये वो बैकग्राउंड है जिसको बुनियाद बना करके इस टाइम पे ये बिल लाया गया, और इस बिल में जो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अभी नहीं किया, क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो फॉर्मुलेट हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि क्या ये आइन ये अदलिया की आज़ादी को मजरू करने के मुतरादिफ है, क्या अदलिया के अख्तियारात कम या ज्यादा करने को आप सब लेजिस्लेशन के जरिए ये कर सकते हैं, क्या चीफ जस्टिस जो एक आईनी होता है उसके अख्तियारात सल्ब कर सकते हैं या तकसीम कर सकते हैं, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए आइन के अंदर और फिर जो पर्सन स्पेसिफिक है ये लॉ है, और इस स्टेज पे जस्ट फॉर द रीजंस कि किसी वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से छुटकारा हासिल हो जाए या इनके खिलाफ हम अपील फाइल करके और बैठ जाएं और जस्टिस के अख्तियारात भी चेंज कर लें, और आइन के आर्टिकल 184(3) या 185 में जो ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन है उसको तरमीम किए बगैर राइट ऑफ अपील भी दे दिया जाए, तो मेरा ख्याल है ये वो सवालात हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनलाइज करना है और इसको इंटरप्रेट करना है कि क्या ये बिल जो है ये बिल जिस तरह। और दूसरी बात ये है कि जो ये एतराज आ रहा है कि क्या बिल के ऊपर स्टे हो सकता है, क्या चैलेंज हो सकता है, इसके ऊपर एक जजमेंट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच
जजमेंट मौजूद है। और जी। आज के भी हुक्मनामे में ये चीज़ अमजद शाह साहब पैरा 8 में भी अदालत ने कहा है कि भाई ये जो सवाल उठाया जा रहा था कि बिल अभी राइज ही नहीं हुआ, एक चीज़ पर अमल दरामद ही शुरू नहीं हुआ, तो उस पर समाअत के लिए उस दरख्वास्तों को मुकर्रर कर दिया गया। इस हवाले से भी पैरा 8 में मैंशनड है कि दो बिल इज़ नॉट येट लॉ, इट इज़ नॉनदलेस विद एग्जैक्टिट्यूड दैट व्हाट विल हैव द फोर्स ऑफ लॉ व्हेन द एक्ट कम्स इनटू बीइंग एंड देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर्ड एंड एग्जामिन्ड इवन एट दिस स्टेज। साथ साथ पैरा 9 में अमजद शाह साहब ये भी मेंशन किया गया है आर्टिकल 191 से मुतालिक, और जो 12 इस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि 191 के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इख्तियार रखती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए। तो उस हवाले से भी मेंशन है कि एट फर्स्ट इंप्रेशन सब्जेक्ट टू व्हाट इज स्टेटेड बिलो इट सीम्स दैट व्हाटएवर कैन बी डन बाय लेजिस्लेटिव endeavor under article 191 is something that the court can itself do in exercise of the rule making power conferred by the same article। अमजद शाह साहब, सर ये मामलात अगेन किस तरफ लेके जा रहे हैं, और जिस तरह शोएब शाहीन साहब भी कहे थे ओवरऑल आज के दिन में तो वो स्ट्राइक कॉल की गई थी तमाम एपेक्स जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनकी जानिब से, और इंप्रेशन यही आया कि वो हड़ताल भी इतनी कामयाब नहीं रही। हड़ताल तो इंतहाई कामयाब हड़ताल थी, और खैबर पख्तूनख्वा का तो मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद यहाँ पर हूँ, और मुझे तमाम खैबर पख्तूनख्वा में तमाम कोर्ट्स जो थी वो बंद थी, कोई वकील कोई पेश नहीं हुआ। इसी तरह बलूचिस्तान में बिल्कुल मुकम्मल हड़ताल थी, बाकी सारी कराची में हड़ताल थी, सिर्फ एक लाहौर में क्योंकि हाई कोर्ट बार के सदर साहब जो हैं वो पीटीआई के हैं, तो वहां पर उन्होंने हमारी जो हड़ताल की कॉल थी उसको उन्होंने नहीं माना। अब रह गई बात ये कि हड़ताल क्यों की गई थी। 2019 में अक्टूबर में लाहौर में हमारा कन्वेंशन था, और उस कन्वेंशन में हमने 184(3) के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में केसेस की फिक्सेशन के हवाले से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से उस कन्वेंशन में पूरे पाकिस्तान के वकला बैठे थे। हामिद खान साहब वहां पे मौजूद थे, मेरी सरबराही में वो कन्वेंशन हुआ था, मैं उस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल था। तो हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया था कि ये लेजिस्लेशन की जाए, और हमारी एक मुसलसल जद्दोजहद के बाद ये जो लेजिस्लेशन 2023 का जो कानून बना है वो बार की एक मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। राइट, बट कता कलामी की माफी, लेकिन अमजद शाह साहब टाइमिंग तो इधर भी टाइमिंग पे जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। जो आजम नज़ीर तारर साहब कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पर टाइमिंग पर हमें एतराज है, तो ये जितनी जल्दी में कानून साजी की जा रही है उस पर तो सवाल उठेंगे। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं कि जो आज के बेंच की कार्रवाई है, मेरा भाई शोएब शाहीन साहब से मैं इस मौके पे इख्तलाफ करूंगा। एक जजमेंट जरूर इन्होंने बताई है कि है जब जहां पर वायरिस चैलेंज हो जाएं तो वहां पर स्टे हुआ है। आप 1000 मुकदमे 1000 प्रेसिडेंट्स में पेश कर सकता हूं कि जिसमें वायरिस जब किसी लॉ की चैलेंज की जाएगी तो उसमें स्टे जो है वो एलियन है स्टे वाला ऑर्डर, और वहां पर स्टे नहीं होता। अब इस बेंच का सबसे बड़ा एतराज ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनकी फंक्शंस के हवाले से ये लेजिस्लेशन की गई है वो खुद बैठ गए हैं, और उनका खुद बैठने का मतलब ये है कि आइन कानून हर किस्म की प्रोप्राइटरीज हर मुहज़्ज़ब माशरों रात को बचाने के लिए वो खुद मैदान में आ गए। तो इससे बड़ा मेरा ख्याल है अफसोसनाक बात और कोई नहीं होगी कि हमारा मुल्क जो है वो इस माज़ाराई के मुतमिल नहीं हो सकता। और अब अगर इस मुल्क के पार्लिमानी सिस्टम को या इस मुल्क के निज़ाम को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट पर ही लोग समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर आएगी।
राइट। मैं ठीक उनकी वजह से ये सारा सिस्टम डिरेल हुआ। लेकिन सर इस वक्त किसी इदारे की तरफ से फिर वो रिस्ट्रेंट या एक जो एक बेटर सेंस शुड प्रिवेल वाली बात है वो नज़र नहीं इस वक्त माजरत के साथ आ रही। शोएब शाहीन साहब जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं इवन मोअज़्ज़ज़ अदलिया के हवाले से कि जी डिटाई ज़िद और अना का मुजाहरा किया जा रहा है उनकी जानिब से, और फिर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो ये कहें कि जी बेंच पे एतराज़ है, तरीक़ेकार पर एतराज़ है, फुल कोर्ट बना दिया जाए। ये ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि किसी हद तक वैलिड है? और जिस तरह अमजद शाह साहब भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब और उनके इख्तियारात का अगर ये मामला है तो उनका इस बेंच में शामिल होना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है इस पर सवाल उठाता है? देखिए, नहीं, चीफ जस्टिस साहब की जात का तो कोई इशू नहीं है ना कि उनका कोई जाती प्रॉपर्टी का कोई केस है या उनकी जात की कोई जायदाद का मामला है। ये तो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स का मामला है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट का एज ए होल उनको ये देखना है क्या सुप्रीम कोर्ट के एक इंस्टीट्यूशन के एक आईनी सरबराह की पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होनी है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एंड कॉम्पिटेंस को अंडर आर्टिकल 184 या 185 में आइन में तरमीम के बगैर सब लेजिस्लेशन के जरिए चेंज किया जा सकता है। और एपेक्स बॉडी सुप्रीम एपेक्स जुडिशियल फोरम अगर हमारा है तो एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसी ने ही तय करने हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 8 ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जब बैठ गए हैं जो कि मेजॉरिटी हैं, अभी इस वक्त 15 टोटल जज साहबान हैं जिसमें से 8 जज साहबान ने इस इशू को डिसाइड करने के लिए उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है। फुल कोर्ट क्यों नहीं बना दिया गया? फुल कोर्ट क्यों नहीं बना दिया गया? उन्हें ना 3 मेंबर बेंच भी बैठ सकता था, 5 मेंबर बेंच भी बैठ सकता था, 7 मेंबर बेंच भी बैठ सकता था। इससे ज्यादा का बेंच, दैट इज दी एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, मास्टर ऑफ द रोस्टर कहलाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो चीफ जस्टिस ने बनाना है, बेंच बना दिया। बाकी दुनिया जहान के मुकदमात जो है वो भी तो सुनने हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। ये तो नहीं है ना कि फुल कोर्ट बैठ जाए, हर रोज एक नया मुकदमा आता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आता है, और फुल कोर्ट अगर इन केसेस को सुनेगी तो 50,000 से जायद मुकदमात अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बाकी केसेस कैसे सुने जाएंगे? और रोज कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस आ रही हैं। जो असेंबली का मामला है, जो पार्लिमान की दायरा इख्तियार है, आप देखें पार्लिमान करारदादों के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर रहा है, करारदादों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईन में जो प्रोविजंस है उसको प्रैक्टिकली नलीफाई और सस्पेंड कर रहा है। सर आज फिर पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जजेस के कंडक्ट के मुताबिक डिस्कस कर रहा है जो कि आर्टिकल 68 की वायलेशन आज है। फिर वो कसरत राय से एक और करारदाद जो है वो मंजूर की गई है। अमजद शाह साहब लास्ट में ब्रीफली बताइएगा सर, अगेन ये जो 2 मई को अब ये समाअत जो है वो 2 मई तक मुलतवी की गई है और उसको दोबारा जो है वो 2 मई को 11:30 बजे होगी। लेकिन ये जो 8 रुकनी बेंच की बात की जा रही है और जो ये हम ख्याल जजेस के हवाले से जो एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, आपको लग रहा है कि फुल कोर्ट ना बना के वो इंप्रेशन मजबूत हुआ है? जी ऐसा ही है, वो इंप्रेशन बिल्कुल मजबूत हुआ है। और चंद एक लोग हैं चंद एक जजेस हैं जिन पर चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि ये उन्हीं की मर्जी के जजेस होंगे। इनमें देखें ना, ये 8 जो जजेस बैठे हैं इनमें से 6 वो हैं जो आउट ऑफ टर्न जिनको लाया गया था, जिन पर बार की शदीद रिजर्वेशन थी। हमारा जो असूली प्रिंसिपल था, आज लॉ मिनिस्टर साहब ने कौम से माफी मांगी है कि हमसे गलती हुई। हमारी बार की जो एक आवाज थी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल पर जो है वो एलिवेशंस हों, एक दफा इस हुकूमत ने उसकी खिलाफ वर्जी की है, आज उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने माजरत की है। बिल्कुल। इसी तरह जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हमने जो मशवरा दिया था हुकूमत को, हुकूमत ने न मान के, जब वो अपोजिशन में गए तो उन्होंने सबसे पहले एक्सटेंशन वाले मामले पे माफी मांगी, उन्होंने फायजीसा साहब वाले मामले पे माफी मांगी, उन्होंने हर उस बार की आवाज पे से माफी मांगी। आज इस हुकूमत ने भी हमारी जो प्रिंसिपल स्टैंड था उस पर लॉ मिनिस्टर ने माफी मांगी। अब रह गई बात यह कि ये लेजिस्लेशन क्या इंडिया में नहीं है? क्या बाकी दौलत मुश्तरका के ममालिक में इस तरह से नहीं है कि चीफ जस्टिस के
अख्तियारात जो है वो स्ट्रक्चर हुए हैं। सर 184(3) के जो अख्तियारात हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान में बिल्कुल आपको बिल्कुल खुली सही है, छुट्टी बट सर चाहिए कि जिस आप जिस 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 वक्त पे ये उठाया जा रहा है मामला, इस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अमजद शाह साहब, बहुत शुक्रिया शोएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त की कमी है, इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़ी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो चूंकि आपके घर पर हमला किया गया और जिसकी बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है और बड़ा अफसोसनाक ये सिचुएशन सामने आई थी, इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ बताएं कि किसने आखिर आपको धमकियाँ आ रही थी और आप कौन से वो अनासर समझते हैं इसके पीछे कार फरमा है, और क्या मैसेज देने की कोशिश की है ये जो पेट्रोल बम और फायरिंग जो की गई है आपके घर पे? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ साहब की जुबान बंद कर दी, बहुत से सहाफियों के साथ जुल्म किया और बहुत से वकला के साथ भी किया। तो अब देखा है कि एक वाइब्रेंट आवाज मेरी है, जो मैं तो असूलों पे खड़ा हूं, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। ये इनकी खुश फहमी है या गलत फहमी है कि ये इस तरह डरा देंगे। मैंने तो बड़ा लाइट लिया था कि वो जो बम पेट्रोल के बम फेंक गए थे, मैंने कहा ये डराने के लिए फेंक गए हैं। तो मैंने बेटे को कहा हटा दे, कहने लगे नहीं बाबा जरा सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज जब देखी गई, जब पुलिस को बुलाया गया, तो वो तो फिर आपने सबने देख लिया कि 2 मोटरसाइकिलों पे दहशतगर्द आए हैं 4, और बड़ी प्लानिंग के साथ, एक आगे है एक पीछे है, एक बम जला कर आग लगा के आपने देखा होगा कि फेंका गया, एक पहले एक बाद में, ताकि गाड़ियां वहां खड़ी थी और मकसद एक था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचने दिया जाए, यहाँ आग लग जाए। और सिर्फ यही मसला नहीं था, ऑफर आज फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई और 3 गोलियां एमटीज रिकवर हो चुके हुए हैं। फोरेंसिक वाले भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद मौजूदा हुकूमत की तरफ से निगरान हुकूमत है यहाँ, ना आईजी, मेरा तो ख्याल था कि शायद आईजी मेरे से राब्ता करेगा या सीसीपी होगा, किसी ने राब्ता नहीं किसी ने भी राब्ता नहीं किया, किसी ने भी राब्ता नहीं किया। पुलिस आई और उनकी कोशिश यही थी किसी तरह से मैं रुक जाऊं, पर्चा दर्ज करा के जाऊं। मैंने कहा जी पर्चा मैं सुकून से कराऊंगा, मेरी जात का है। इस वक्त कौम के लिए लड़ रहे हैं, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट पे हरफ नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट पे जो कब्जा करने जा रहे हैं ये लोग, कब्जा नहीं होने देंगे। ये निगरान हुकूमत इज एक्सटेंशन, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ पीडीएम गवर्नमेंट। और इस निगरान हुकूमत के जो वजीरी आला है, उनको बाकायदा उनकी तैनाती मैंने चैलेंज की थी शेख रशीद साहब की तरफ से। इनकी तरफ से ट्रांसफर, पोस्टिंग, इनका हर अमल जो है, हर अमल में लाइनें लगा दी इनमें। हमारा हर अमल में आड़े में आया हूँ। और अजहर साहब, आपको लग रहा है कि आपको रोकने की कोशिश, ये मजमूम जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो आपको रोकने की कोशिश है, लेकिन आपके हौसले जो है वो कम नहीं होते इससे। इस हर इंपॉर्टेंट मामला, चाहे वो इलेक्शन से मुताल्लिक हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, आप उसमें भी पिटिशनर हैं, जिसके हवाले से 8 सफात पर मुश्तमिल हुक्मनामा भी जारी हुआ है। अभी उस हवाले से भी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, मैं आपके भी इस पर कॉमेंट जरूर चाहूंगी कि ये जो कायरा साहब और आज हुकूमती इत्तेहाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था अजहर साहब, टाइमिंग पर कभी इशू सवाल उठाया जा रहा है, एतराज उठाया जा रहा है, कभी बेंच की कॉम्पोजिशन को लेकर तरीकेकार पर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जी 2 सीनियर मोस्ट जजेस को इसमें शामिल नहीं किया गया, बैलेंस करें, तहलील करें, बेंच को फुल कोर्ट बनाया जाए। आपको लग रहा है असल एतराज आपके ख्याल में है किस चीज पर? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि सिपह सलार एक होता है, चीफ एक होता है, तो ये तो इख्तियार उसका है ना, अपना घर उसने चलाना है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बना, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के बन चुके हुए हैं। नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली चलानी हो, वफाकी हुकूमत सूबाई, इनके भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है और उसके मुताबिक चलते हैं। क्या मैं आज कहूं कि वजीर आजम जो है, 3 डिप्टी वजीर आजम आ जाएंगे, उनके साथ हर अमल में बैठकर फैसला करेंगे? ये कैसे हो सकता है? यानी ये तो आइन की मंशा ही नहीं है। और आपने क्या किया, आपने डिवाइड करने की कोशिश की हमारी अदालतों को। हर केस में बेंच बना के, ये कौन होते हैं बैठ के 3 ने बनाने हैं, 2 ने बनाने हैं? आपकी तमाम हाई कोर्टों में बेंच जो फैसला करता है वो चीफ जस्टिस करता है। बेंच में किसको बिठाना है, माफ किसको करना है,
ये इख्तियार कभी भी किसी के इस तरह के नहीं रहा। ये इख्तियार मास्टर ऑफ द रोस्टर के पास है, लेकिन ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी पार्लियामान जो है वो आइन साज कानून साज इदारा है और जिसके पास ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करे और इसके इख्तियार में बेजा मदाखलत की जा रही है अदलिया की जानिब से। अच्छा, मैं अर्ज करूं, हम कोई बरतानिया में नहीं रह रहे जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां दिन को रात और रात को दिन कह सकते हैं। हम यहाँ आईने पाकिस्तान 1973 रिटर्न में शक्ल में है। यहाँ अदलिया आजाद है, आर्टिकल 175 बड़ा क्लियर है। आप अदलिया के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकते। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और आपके लिखा हुआ है एंट्री 55 में, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कोई कानून साजी भी नहीं कर सकते। उसके इख्तियारात बढ़ा सकते हैं लेकिन ये कानून साजी नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट फाइनल है। आर्टिकल 184 जब आइन साज लोगों ने जब आइन बनाया तो उन्हें नहीं पता था कि अपील ये सब प्रोवाइड करनी है, इसलिए नहीं प्रोवाइड की जा सकती है अपील के सुप्रीम कोर्ट फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, ये तो कभी तरीका कार नहीं है। यहाँ रिव्यू का दिया हुआ है, कोई गलती रह जाती है तो आर्टिकल 188 में रिव्यू का इख्तियार दिया हुआ है और कई फैसले रिव्यू हैं। ये 66 सियासतदानों ने जो सत्यानाश किया, कितने के लोग हैं मुझे ये बताइएगा। 184(3) के तहत कितने का अवाम के केसेस हैं? ये सियासतदानों के मसाइल हैं। सियासतदान अब पकड़े नहीं जाते, ये इसलिए एक सिस्टम ऐसे जुरिसडिक्शन रखी गई, वरना तो क्या होना था, सिविल कोर्ट से शुरू हो, कौन जीता तेरी जुल्फ के सारा हराने तक, साल उड़ती देर में असेंबलियां खत्म, सारा काम खत्म हो जाए। ये एक तरीका कार रखा गया कि इन जस्टिस को, बुनियादी हकूक की वायलेशन को कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल मास्टर ऑफ द रोस्टर आपने जैसे बात कह दी है, आप चीफ जस्टिस ने बेंच भी बनाने हैं, ये भी आ चुका है। और जहां तक बेंच की कंपोजिशन की बात है, ये 184(3) के तहत है। बाकी जजेस का ख्याल है कि 184(3) नहीं ली जा सकती, तो वो बेंच में बैठने की क्या जरूरत है? राइट, बट ये उनका ये भी ख्याल है हुकूमती इत्तेहाद का कि जी ये मामला चूंकि चीफ जस्टिस के पावर से मुताल्लिक है तो फिर वो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि वो कैसे फिर इस मामले को सुन सकते हैं। अच्छा, इसका बड़ा छोटा सा जवाब दे दूं, अभी तो वैसे वो कानून तो बना नहीं है। जब वो कानून बनेगा फिर की बातें। यही सवाल नैयर बुखारी साहब से भी मैंने कहा था कि अभी तो कानून की शक्ल उसने इख्तियार नहीं की, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं ना कि ये बिल जो है अभी इस पे सदर साहब की भी कोई राय सामने नहीं आई और आपने इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, उस पर समाअत हो गई। मैं बताया तो अली ना, देखिए सब बात को समझिएगा। पार्लियामान ने, मैं तो पहले खत लिखता है, मैंने सदर को कहा, वज़ीर को कहा कि आप वापस ले लें बिल। ये बिल एक बना, सेनेट से पास हुआ, सदर के पास गया, सदर कॉन्स्टिट्यूशन हेड, उसने पॉइंट बताया कि इस बुनियाद पर आप अपने एनक्रोच कर रहे हैं, इख्तियार से तजावुज कर रहे हैं। पार्लियामान नहीं ये कर सकती। पार्लियामान बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बना सकती है, और ये आइन में तरमीम चाहती है तो 2/3 अक्सरियत से बैठकर तरमीम कर रहे हैं। पार्लियामेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल। और दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है, जब वापस भेजा तो पार्लियामेंट इकट्ठा बैठ गया, उन्होंने तो एक्ट की शक्ल एक प्रपोज की बना दी। अब 10 दिन के लिए तो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तरह से होना है। ये कानून का निफाज 10 दिन बाद होना था, जिसमें 4 दिन गुजर गए हैं। तो जब ये कानून ही नहीं बन सकता, हिस्बा बिल में भी यही हुआ था ना कि मुख्तलिफ प्रोविजन अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर की गई और कह दिया गया गवर्नर इसको एसेंट ना दे। नवीद वाले केस में भी ये तय हो चुका। बाकी नंबर ऑफ केसेस ऐसे तय हो चुके हैं कि जो कानून का इख्तियार ही नहीं है। यानी आप कहें मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के हमने सांस लेना बंद कर देना है, तो पार्लियामेंट है ना, तो क्या सांस लेना बंद कर सकती है? कानून बना सकती नहीं, बना सकती। याद रखिएगा। और सर साहब, जिस तरह से ये टाइमिंग पे भी बात उठा रहे हैं कि जी टाइमिंग पर इनको बड़ा एतराज है, तो फिर ये जिस तेजी से कानून साजी की जा रही है उधर भी टाइमिंग पर बड़ा एतराज और सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन से मुतालिक जो 21 अरब रुपए दरकार हैं दोनों सूबों में इंतखाबात के हवाले से, वो नहीं दिए जा रहे हैं। वो क्लियरली अब वो बिल भी जो है मुस्तरद हो गया कौमी असम्बली से, तमाम कायमा कमेटियों से, सेनेट और कौमी असम्बली की नहीं दे रहे क्लियरली। कल बहरहाल गवर्नर स्टेट बैंक और फाइनेंस सेक्रेटरी को जो है वो तलब किया गया है। आप क्या देख रहे हैं कि ये जा रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ और डिलिबरेटली जा रहे हैं, आइन की सबवर्जन डिलिबरेटली की जा रही है? अच्छा, मैं तो क्रेडिट देता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने प्यार मोहब्बत से खत लिखा है। उन्होंने बताया है कि आप वायलेशन करने जा रहे हैं। सर कॉन्सिक्वेंसेस, सर वार्निंग का भी उनको आगाह कर दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस का भी बता दिया है। वो इसलिए जरूरी है। और पहले मैं बताना चाहूँ, इलेक्शन कराने के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आना है। अभी इन्होंने आपने MNAs वगैरह को 50-50 करोड़ रुपया दे के को तकरीबन 90 अरब रुपया दे दिया। लैपटॉप स्कीम में 10 अरब दे दिया आपने, आटा स्कीम में 100 अरब बांट दिया, झोंक दिया आपने पकड़ के। इलेक्शन करवाने हैं,
फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आते हैं, ये हुकूमत काबीना शमीना कोई नहीं रोक सकती, कोई कमेटी नहीं रोक सकती है, कोई आइन, जैसे ये बताया ना, कोई आइन नहीं रोक सकता। तो ये पैसे आपको हर हालत में देने हैं। आप लोगों को भूखा मारें, आप लोगों के साथ पेट्रोल ना दें, लेकिन ये काम आपको करना अजहर साहब, पड़ेगा। आपको लग रहा है कि पैसे देने होंगे मुस्तरद करने के बावजूद भी, इनकार करने के, माजरत करने के बावजूद भी, और 14 मई को ये इंतखाबात होंगे? बिल्कुल एक जेहन में रखिएगा, सेक्रेटरी फाइनेंस है, एग्जीक्यूटिव हेड, उसको देने हैं। स्टेट बैंक के पास पैसा पड़ा है, वो पैसे ट्रांसफर करने होंगे, जो मर्जी बहाने कर लें। 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, आपके पास सिर्फ उससे बचने का एक ही रास्ता है, असेंबलियां तहलील कर दें, बाकी सूबों की और कौमी असेंबली की। और जहां पर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि एक दफा में इंतखाबात हो जाए, वो करवा लें। थैंक यू सो मच अजहर साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। सीनियर माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और वो भी कहते हैं कि जी इंतखाबात इन्होंने करवाने हैं, पैसे ये रिलीज करेंगे 21 अरब रुपए, जहां पर दूसरी जानिब इतने दीगर आप अखराजात के हवाले से आप पैसे मख्तस कर सकते हैं, रकम मख्तस कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी जिम्मेदारी है, जो आपने फ़र्ज़ पूरा करना है, जो आइन में दर्ज है, जो प्रोविज़न मौजूद है, उसको आप कैसे ब्लेटेंट उसकी वायलेशन इख्तियार कर सकते हैं, और कैसे आप कह सकते हैं कि 21 अरब रुपए सिर्फ एक दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से आपके पास मौजूद नहीं है और आप नहीं दे सकते। यहाँ पर वोटिंग राइट के हवाले से भी जो है वो काफ़ी फिर सवाल आयद हो जाते हैं कि दो सूबों की आवाम इस वक्त मुंतज़िर है कि कोई ना कोई हुकूमत वहां पर कायम हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन करे। उनको आप कब तक महरूम रखेंगे एक रिप्रेजेंटेशन से? इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम, अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।